हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास आ सके अपडेटेड वीडियोस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लॉर्ड डलहौज़ी पे। लॉर्ड डलहौज़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जिनकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए, लॉर्ड डलहौज़ी का पूरा नाम जो था वो था जेम्स एंड्रयू रैमसे, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1848 से लेके 1856 तक। और इनका सबसे बड़ा जो एम था वो ये था कि इंडिया के अंदर जो है वो ब्रिटिश पावर को एक्सपैंड किया जाए और मॉडर्नाइज एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ किया जाए। जैसे पहले पुराने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहे थे, पुरानी जो मेथड्स थे, सिस्टम्स थे, लर्निंग्स थी, उन सबको अलग करके एक नए तरीके से, एक नए मॉडर्न वे से, एक नई मॉडर्न पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया जाए। तो ऐसा ही कुछ थिंकिंग लेकर लॉर्ड डलहौज़ी हमारे इंडिया में आए। उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो ब्रिटिश का जो कंट्रोल है इंडिया के अंदर उसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे। वो अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करना चाहते थे थ्रू एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का एक सिंपल अगर मीनिंग समझना हो तो बस ऐसे समझिए कि किसी पर्टिकुलर देश को अपने देश के अंदर सम्मिलित कर लेना, कंबाइन करना, बाय हुक एंड क्रूक, बाय पावर, बाय एनीथिंग। यानी जो ओरिजिनल कोई कंट्री है उसको आप अपने ही अंडर में लाना चाहते हैं, अपने पावर में लाना चाहते हैं, ताकि आप उस पर अपना कंट्रोल जमा सकें। उसके बाद सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे थे, कोई किस स्टेट का अलग, कोई किस स्टेट का अलग, किसी ऑफिसर के अंडर अलग में, किसी के अंडर अलग में, तो उन सबको हटा के एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करना चाहते थे। और वेस्टर्न स्टाइल रिफॉर्म्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके एक एफिशिएंट मेथड से, एक एफिशिएंट स्ट्रैटेजी से, और ट्रेड में भी इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो देखिए, मेजर एनेक्सेशंस जो थे, जो डलहौज़ी के अंडर किए गए थे, उनमें पहला था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, क्योंकि इसी के बाद ही इनकी एंट्री हुई है ना। क्योंकि जो सेकेंड एंग्लो वॉर था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था, हमने देखा था उसका टाइम पीरियड जो था वो, उसके टाइम पीरियड ख़त्म होते से ही लॉर्ड डलहौज़ी की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एनेक्सेशन भी यहाँ पर हुआ था, जिसके अंदर सातरा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, झांसी, नागपुर, उदयपुर, जो आज प्रेजेंट डे में छत्तीसगढ़ है। देखिए, उदयपुर को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है। ओके। एनेक्सेशन ऑफ अवध भी है जो 1856 में हुआ था। ये जो है एनेक्सेशन ऑफ अवध जो है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। इसमें जो जस्टिफिकेशन है इसमें था कि जो मिस गवर्नेंस है और करप्शन है उसको दूर करके एक नई तरीके का जो है डेवलपमेंट किया जाए, एक नए तरीके से अवध को अपने अंडर में लिया जाए। तो ये लॉर्ड डलहौज़ी का था। इसका जो डीप रिसेंटमेंट था उसमें ये था कि ये जो एनेक्सेशन ऑफ अवध है इसने कंट्रीब्यूट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। ये देखिए, ये धीरे धीरे अब कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 पढ़ रहे, तो हम डायरेक्टली 1857 रिवोल्ट में क्या हुआ ये नहीं देखेंगे, किस किस वजह से हुआ, क्या क्या कारण थे, कौन कौन लीडर्स, कौन कौन ब्रिटिशर्स, किस तरह के मेथड्स, स्ट्रैटेजी, स्ट्रगल, वॉर्स, ये सब क्या क्या अलग अलग लेवल पर क्रिएट हुए, जिसके बाद में वो एक बड़ा रिवोल्ट 1857 की तरफ बढ़ा। तो ये जो एनेक्सेशन ऑफ अवध है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 टॉपिक के लिए। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये है कि ये जो पॉलिसी है इसको बनाया किसने है, लॉर्ड डलहौज़ी में। ये क्या कहती है पॉलिसी कि जो इंडियन रूलर है वो अगर नेचुरली अगर उसका कोई बेटा पैदा नहीं होता जो कि नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा, तो वो जो है
किंगडम, वो जो किंगडम है उस राजा का, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यानी उसके अंदर मर्ज हो जाएगा, यानी वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा किंगडम। दोबारा से समझिए इस बात को। लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी निकाली थी जिसका ये मानना था कि अगर किसी राजा का नेचुरल यानी उसका बायोलॉजिकल अगर बेटा पैदा नहीं होता है या उसका बेटा नहीं है, तो वो जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। और एक पॉइंट इसके अंदर उन्होंने क्लियरिफाई किया था कि एडॉप्टेड सन इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड नहीं होंगे एज अ लीगल हायर्स। ठीक है, लीगल हायर सिर्फ वो होंगे जो राजा द्वारा या राजा और रानी के द्वारा उत्पन्न की हुई संतान हो, नेचुरल बर्थ से जो बेटा उन्हें हुआ हो वो ही कहलाएगा। आप किसी को लाके एडॉप्ट नहीं कर सकते कि अच्छा मेरा बेटा नहीं हुआ है तो मैंने किसी और के बच्चे को गोद लेके उसे अपना बेटा घोषित कर दिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी अप्लाई की थी। और इसके अंडर में आपको पता होगा कि झांसी वाला जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है इसका पार्ट बना था, क्योंकि जो राव गंगाधर थे और रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके जो बेटा हुआ था उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने अडॉप्ट किया था दामोदर राव को एज अ सन, एज देयर नेक्स्ट हेयर जो उनके किंगडम को संभाले। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसका अपोज किया था, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी से हाथ धोना पड़ा था। बट शी वॉज अ ब्रेव लेडी। उन्होंने बहुत ब्रेवली उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से, उस ब्रिटिशर्स से बहुत अच्छे से उन्होंने फ़ाइट किया और आज भी हम उन्हें एक आइडल वुमेन के तौर पर याद करते हैं। तो आपको ये समझ आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जहाँ भी आएगा उसका मतलब यही है, उस पॉलिसी का मतलब यही है। जो अडॉप्टेड सन है वो सिर्फ प्रिंस की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, प्रिंस की जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो प्रिंस को एंजॉय करना चाहिए बस वो करेगा, लेकिन उसे राज करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। भले अडॉप्ट कर लो, 10 सन अडॉप्ट कर लो, 20 कर लो, 1 कर लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसको वो कंट्रोल नहीं दिया जाएगा जो एक राजा के बेटे को दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, इस चीज़ ने क्या कर दिया, जो इंडियन कल्चर है उसको डिसेबल कर दिया। अब देखिए, ये ज़रूरी तो नहीं है कि राजा के बेटा ही पैदा हो, बेटी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है वो ताउम्र निसंतान ही रहे। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इंडियन कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारा डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि वो परंपरा थी ना हमारी, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, लेकिन राजा का बेटा ही नहीं हुआ है, या सिर्फ बेटियां ही है, या उसके बेटे की कोई किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, छोटी उम्र में हो सकती है, या जो है किसी हत्या का वो शिकार हो सकता है, किसी साजिश का वो शिकार होकर उसे मार दिया जा सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो यानी नेचुरल बॉयज़ होना ये हाथ में नहीं है, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश के जो लॉर्ड डलहौजी ने जब ये नियम निकाला, तो इस वजह से हमारा जो इंडियन कल्चर इतने सालों से जो चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका था, डिसेबल हो चुका था। अब उन्होंने ये नियम जो निकाला, उन्होंने जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इम्प्लाई किया, तो इससे क्या हुआ, उनको बिना लड़े ही कई सारे किंगडम फ्री में मिल गए। उनको पता चला कि इस राजा के तो बेटा ही नहीं है, तो ब्रिटिशर्स के पास पावर आ गई ना ऑटोमेटिकली, या तो आप उनसे वॉर कर लो, है ना। और कोई ऐसा राज्य होता है जो बहुत ज़्यादा वॉर करने में विश्वास नहीं रखता है, या उसकी इतनी कंडीशन ही नहीं कि वो ब्रिटिशर्स से वॉर कर सके, तो क्या ऑटोमेटिकली सरेंडर कर दिया। तो यानी ब्रिटिशर्स के पास में क्या है, पावर्स भी आ गई। दूसरा, इसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर में आ गए, ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गए। इसके बाद में जो ये भी एक रीज़न बना था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। देखो मैंने आपको कहा ना कि हम डायरेक्टली रिवोल्ट की तरफ पढ़ सकते थे कि 1857 रिवोल्ट क्या था, उसमें क्या रिजल्ट निकला, लेकिन हमें सबसे पहले चीज़ जानना ज़रूरी कि वो रिवोल्ट हुआ क्यों, उसके ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से वो रिवोल्ट हुआ।
तो देखिए लॉर्ड डलहौजी अब क्या नए नए रिफॉर्म्स भी यहाँ पर वो कर रहा है, जैसे कि देखिए सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म्स के अंदर डलहौजी ने क्या किया, उसने सबसे पहला काम किया विडो री मैरिज एक्ट 1856, यानी लॉर्ड डलहौजी ने ऑफिशियली सपोर्ट किया इस बिल को, और इसके लिए उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाए। पहले देखिए विडो री मैरिजेस नहीं होती थी हमारे इंडियन कल्चर में, या तो उन्हें सती होना पड़ता था या फिर वो सारी ज़िंदगी विडो ही रहती थी, उनके साथ विडो वाला ही ट्रीटमेंट किया जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के साथ साथ हमारे सोशल कल्चर को भी, हमारे सोशल ट्रेडिशंस को भी वो कहीं ना कहीं समझ चुका था, और अब धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस लाकर भी वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी के अंदर ला रहा था। तो पहला काम ही उसने ये किया कि विडो री मैरिज एक्ट उसने पास किया। इसने ये देखा कि ये वुमेन्स की सोशल डिग्निटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके राइट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसने विडोज़ को ये लीगल राइट दिया कि वो दोबारा से शादी कर सकती है। हालांकि इसका कई बार कई जगह अपोजिशन भी हुआ है, कई हमारे इंडियन लीडर्स ने भी री मैरिजेस को सपोर्ट किया, लेकिन उस लेवल पर उनका इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसे एज ए रूल निकाल दिया था। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ इसके अगेंस्ट थी, लेकिन कई कई जगह को बहुत सारी कम्युनिटीज़ इसके फेवर में भी थी, क्योंकि देखिए जो विडोज़ के साथ पहले ट्रीटमेंट होता था वुमेंस के साथ में, वो बहुत पेनफुल होता था। तो उस पेन को कम करने के लिए, उस चीज़ को पीछे ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा वुमेन्स की लाइफ में इम्पैक्ट ना हो, उन्हें इस तरह से ट्रीट ना किया जाए, बिल्कुल पशु तुल्य ट्रीट किया जाता था जो विडोज़ हो जाती थी। आपने देखा ही होगा, आपने पुराने कोई टेलीविज़न सीरियल्स देखे होंगे, आपके पुराने गांव में आप अगर अपनी दादी से, अपनी नानी से, या और भी किसी पुराने आदमी से या औरत से यदि आप पूछते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनके टाइम पे तो री मैरिज का सुन के बिल्कुल उस चीज़ के अगेंस्ट हो जाते थे सब लोग। विडोज़ को बहुत अलग ट्रीट किया जाता था, घर के किसी फंक्शन में उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते थे, उन्हें किसी कलर को पहनने तक की भी आज़ादी नहीं होती थी, खाना भी उनका अलग होता था, यदि वो किसी चीज़ को छू ले तो उसे अपवित्र माना जाता था। तो ऐसे कई कुरीतियों को दूर करने के लिए, ऐसी कई क्रूर मानसिकता को दूर करने के लिए भी डलहौजी का ये कदम हम कह सकते कि हमारी सोसाइटी के अंदर नया तो था, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में था। उसके बाद में उन्होंने जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गर्ल चाइल्ड को या गर्ल स्ट्रेंथ को जो है वो रिड्यूस होते हुए नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने जो पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाता था, पता चलता था कि बेटी हुई है तो बेटी को मार डालते थे, ज़मीन में दफना देते थे, और इससे भी बुरे से बुरे ट्रीटमेंट होते थे, है ना। तो हमारे सोसाइटी में सुपरस्टिशियस बिलीव्स बहुत थे। तो ऐसे सोशल रिफॉर्म्स जो है वो डलहौजी ने हमारी सोसाइटी को, पहले उसने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है और उसके बाद में उसने चेंजेस किया। ऐसा नहीं है कि उसने अपने किसी ने कहा और चेंजेस कर दिया, उसने भी खुद ने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, समझा है, देखा है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसने सारे चेंजेस किए हैं। इसके बाद में उसने जो है वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन किया। देखिए महिला को सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं को जो है मजबूत बना रहे हैं, साथ ही साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको भी इंडिया के अंदर जो है वो एनलार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला देखो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को ही प्रमोट किया है। दूसरा उस उन्होंने जो है वो मिशनरी और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रमोशंस किए हैं, उनको भी प्रमोट किया है, उन्हें भी बहुत सपोर्ट किया है। वुड्स डिस्पैच जो हैं, जिनको हम फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, उन्होंने भी अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। 1854 के अंदर में देखो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। विडो री मैरिज एक्ट 1856 में आया, लेकिन वुड्स डिस्पैच ने देखो 1854 के अंदर ही हमारी एजुकेशन के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आए। इंडियन एजुकेशन चल रही है, अभी भी बंद नहीं हुई है, लेकिन वेस्टर्न का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए उन्होंने सप्रेशन भी किया सोशल क्राइम्स का, पब्लिक हेल्थ मेजर्स अप्लाई किए, जैसे हॉस्पिटल्स बनाई, डिस्पेंसरी बनाई, वैक्सीनेशन को एंकरेज किया। जैसे पहले बहुत ज़्यादा महामारी हो जाती थी, छोटे छोटे चिकन पॉक्स की बीमारियां हो जाती थी जिनका कहीं हमारे इलाज नहीं होता था,
तो उस वैक्सीनेशन सिस्टम को भी उन्होंने इम्प्रूव किया, इनक्रेज किया कि लोग पहले जाके उस चीज़ को वैक्सीन करवाएं ताकि वो एक से दूसरे में ना फैले। और जो बड़ी शहर हैं, बड़े टाउन्स हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर सैनिटेशन को भी इम्प्रूव किया। तो देखिए डलहौजी हमारे साथ वॉर नहीं कर रहा है, वो स्टेट्स को अपने पास ले रहा है, सिटीज़ को, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट को अपने कंट्रोल में लेकर आ रहा है बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए। लेकिन इसके साथ ही साथ वो हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर अपने विजन के थ्रू कई सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस भी लेकर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉडर्न रिफॉर्म्स क्या क्या करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यहाँ पर रेलवे। तो जो फर्स्ट रेलवे है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी 1853 में, जो कि थी बॉम्बे से थाने के अंदर, और उसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स। इसका पर्पस क्या था कि मिलिट्री मूवमेंट हो, ट्रेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसके बाद में आगे और भी रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जो थी कलकत्ता में और रानीगंज के अंदर। फिर टेलीग्राफ सिस्टम था, तो टेलीग्राफ जो है वो फर्स्ट टेलीग्राफ जो लाइन थी वो बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच में 1854 में, जिसको हम कलकत्ता टू डायमंड हार्बर भी कहते हैं। तो इसका यूज़ क्या था, ये यूज़ जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा किया जाता था उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके ट्रेड के लिए, और इंडियन किंगडम्स को कंट्रोल करने के लिए, क्विक मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। देखो आप देख पा रहे हो कि पहले उसने हमारे सोशल रिफॉर्म्स को इम्प्रूव किया, उनको स्ट्रेंथ दी। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉडर्न रिफॉर्म्स को उसमें रेलवे, टेलीग्राफ सिस्टम, इनको भी प्रमोट किया। अब देखो उसमें पोस्टल सिस्टम भी आया है। 1854 के अंदर यूनिफॉर्म पोस्टेज सिस्टम था, और यहाँ पर फर्स्ट इंडियन पोस्टेज स्टैम्प भी छपने लग गए थे, और ये एक चीप और फास्टर कम्युनिकेशन था। फिर एक गैंगिस कैनाल, तो ये जो है कैनाल जो है वो 560 किलोमीटर लॉन्ग थी। ये किस लिए यूज़फुल थी, ताकि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन कर सके। देखिए कैनाल जैसा सिस्टम हमारे यहाँ पहले नहीं था, हमारे यहाँ वेल सिस्टम था, खेतों में कुएं होते थे, बड़े बड़े तालाब, नदियाँ होती थी, लेकिन उस सोर्स को ठीक तरह से यूज़ करने की टेक्निक जो है वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे। तो ये गैंगिस कनाल था जो कि 1854 में बनाया गया था, जो कि देखिए कितना लंबा है, ये 560 किलोमीटर्स लॉन्ग है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हरिद्वार से स्टार्ट होता है, और ये बहता हुआ इसका पानी जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से एरियाज़ को ये कवर करता है, जैसे देखो मेरठ, रूड़की, कानपुर, इतवा। यानी ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और ये सब कौन कर रहा है, किसके अंडर में ये हो रहा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। देखिए इस कैनाल को बनाने का पर्पस क्या था कि सबसे पहला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, दूसरा जो भी वो सूखा और वो हो जाता था ना, ड्रॉट आ जाता था, वही कुएं का पानी का लेवल ख़त्म हो गया, कहाँ से लाओगे, अच्छी बारिश नहीं, कहाँ से लाओगे। तो ये कैनाल्स की मदद से क्या होता था, हमारे खेतों तक पानी पहुँचता था, जिसकी वजह से जो फेमाइन और ये ड्रॉट की जो समस्या है वो दूर होती। तीसरा जो लैंड रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। देखो ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा सोच रहे हैं ना, उन्होंने अपना फ़ायदा सोचना बंद नहीं किया, उनको रेवेन्यू चाहिए। अब रेवेन्यू के लिए वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, हमें ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होगी, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है, ब्रिटिशर्स का। फिर आता है उनको जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उनका डेवलपमेंट हो। अच्छा, इस कैनाल का बेनिफिट क्या हुआ, फार्मर्स को जो है वो रेगुलर पानी मिल रहा है। कई बार होता है कि बारिश के सीज़न में बारिश नहीं आती, तो फार्मर्स को बड़ी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन अब इस कैनाल की मदद से क्या हो रहा है, फार्मर्स को पानी मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स, अलग अलग वेराइटीज़ के क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। फूड सप्लाई जो है वो बढ़ गई। ब्रिटिशर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पा रहे थे, क्योंकि अच्छी फसल होगी तो किसान जब बेचेगा उससे जो कमाएगा उसका बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही होना है अल्टीमेटली। इसके बाद में जो मार्केट और टाउन्स की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होने लग गई थी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और डेवलप हुई, वो थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD जिसे हम कहते हैं।
तो इनका जो ओवरसीज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे रोड्स बनाना, कैनाल्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ऑफिसेज बनाना, ये सब क्या है, ये पीडब्ल्यूडी के तो काम है कि सामान यहाँ से वहाँ ले जाना। तो अच्छे ब्रिजेस बनाए जाएँ, अच्छी रोड्स बनाई जाए, कच्ची रोड है तो उन्हें पक्की की जाए, ऑफिसेज बनाए जाए जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई प्रॉपर डेवलपमेंट एरिया हो जहाँ पे सामान रखा जा सके, कोई ट्रेड हो तो ऑफिसेज हों, ऑफिसर्स जहाँ पे बैठकर अच्छे से काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में नए नए रिफॉर्म्स किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वुड डिस्पैच एजुकेशन क्या है।